अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। वैसे मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बहुत डीप डिस्कशन करूंगा। बेटा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी जो पूरी केमिस्ट्री में कहीं और नहीं। अब ये जो हिस्सा है ये बनाता है प्लेनर ज्योमेट्री को, यानी कि ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये जो होता है PZ DZ स्क्वायर, ये किसको बनाता है, जो परपेंडिकुलर बॉन्ड्स बनते हैं उनको फॉर्म करता है ये ओवरलैपिंग के बाद। अब जरा देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये देखिए जरा, ये तीनों तो एक प्लेन में होंगे, इसको जरा समझने की भी कोशिश करिएगा। कैसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन ये जो मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूं फिर दोबारा से बनाता हूं, ये जो ऑर्बिटल था PZ DZ स्क्वायर वाला, वो देखो ऐसे प्लेन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, यानी एक लूप ऐसे बाहर की तरफ रहेगा और एक लूप ऐसे ही अंदर की तरफ। अब मैं हवा में तो कोई जादूगर तो हूं नहीं, हवा में ऑर्बिटल बना दूंगा, तो मैं ऐसे ही देखो, ये नीचे की तरफ बना दिया, ये ऊपर की तरफ, समझ लेना ऐसे बाहर है, वो ऐसे ही किधर है, अंदर है। अब यहां पे जरा देखना कि इन सबसे एक एक क्लोरीन आके जुड़ जाता होगा और फाइनली क्या बन जाता है, PCl5 बन जाता है, और बीच में कौन रहता है, यहाँ पे फास्फोरस रहता है। अब जरा तुम एक बात देखो जो काफी भयंकर है, हम इनको बोलते हैं, देखना जरा कि एक तो हमारे पास ये स्थिति जो है वो है एक्सियल, और इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, यानी कि जो एक प्लेन में ब्लू कलर वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको बोला जाता है इक्वेटोरियल, और जो ब्लैक कलर वाले ऑर्बिटल हैं उनको बोला जाता है एक्सियल। अगर मैं ब्लू कलर वाले की बात करूं तो परसेंटेज एस करेक्टर जरा देख लो, sp2 है लगभग 33% है, और अगर मैं ब्लैक वाले की बात करूं तो ये PZ DZ स्क्वायर से मिलकर के बना है, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 0 है। इसका मतलब कि जो बीच में यहां पर फास्फोरस प्रेजेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं एक्सियल स्थिति पे उनके लिए कम होगा रिलेटिव टू उनके लिए जो कहां जुड़े हुए हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये बहुत भयंकर बात है, यानी कि एक ही सेंट्रल एटम का अपने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्सियल की है उससे ज्यादा होगी किसके लिए, इक्वेटोरियल वाले के लिए। बात को फिर से समझ लेना, फास्फोरस जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्सर्ट करेगा इस क्लोरीन पर और इस क्लोरीन पर, तो इक्वेटोरियल वाले क्लोरीन पे ज्यादा लगाएगा और एक्सियल वाले पे कम लगाएगा, कारण कि इक्वेटोरियल वाला जो स्थिति है उसपे परसेंटेज इस कैरेक्टर कितना है, 33%, और एक्सियल वाले पे कितना है, 0%। एक और इंपॉर्टेंट बात पूछता है बॉन्ड लेंथ का, तो तुम जानते हो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज क्या होगी, कम हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है यानी कि एक्सियल वाला, उसका बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा हो जाएगा, इक्वेटोरियल वाले से हो जाएगा। ये बात हो गई, जैसे कि P है, ये Cl, ये Cl और ये Cl जो ब्लैक से बनाए हैं और बाकी दोनों Cl ब्लू से बना देते हैं, तो बेटा ये जो रेड से बना देते हैं, तो इसको A मान दे, इसको B मान दे, तो बॉन्ड लेंथ A की ज्यादा होगी किससे, बॉन्ड लेंथ B से। कारण क्या बता दोगे, कारण यहां पे एक्सप्लेन है क्या, कि क्योंकि परसेंटेज इस कैरेक्टर A में क्या है, 0, इसलिए ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए साइज क्या है, बड़ी, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, समझ में आई होगी तो अच्छी बात, और नहीं समझ में आई होगी तो और अच्छी बात। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। अब तक हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है। अब आगे हम देखेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि बॉन्ड में पोलैरिटी बताने को, यानी कि टू एक्सप्लेन पोलैरिटी इन सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जैसे अगर कहीं बना है देखो HCl, HCl के बाद कहीं बना है HBr और कहीं बना है HI और कहीं है HF। तो जरा देख लीजिएगा
इसको ए मान दूं, इसको बी मान दूं, इसको सी मान दूं, इसको डी मान दूं, तो एक एटम तो H कांस्टेंट है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल को माने तो 2.1 होगी। लेकिन जो दूसरा हैलोजन जुड़ रहा है वो एक बार फ्लोरीन है, एक बार क्लोरीन है, एक बार ब्रोमीन है, एक बार आयोडीन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर रखेंगे। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली घटता है, ग्रुप 12 में बढ़ता है, बाकी हर जगह घटता है। तो फ्लोरीन का ज्यादा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा आयोडीन से। तो जब देखो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है, दूसरे में जिसका ज्यादा होगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी उसमें डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी अगर मैं यहां डिफरेंस बोलूं, मैं कुछ भी बोल दूं, चलो x बोल दूं, और यहां डिफरेंस कितना बोल दूं, y बोल दूं, और यहां डिफरेंस कितना बोल दूं, z बोल दूं, और यहां डिफरेंस कितना बोल दूं, k बोल दूं, तो जरा बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो HF वाली सबसे ज्यादा होगी यानी x के बाद कौन सी ज्यादा होगी, k के बाद कौन सी ज्यादा होगी, z के बाद कौन सी ज्यादा होगी, y। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन भी क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, और पोलराइजेशन इंक्रीज कर जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी अगर आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो HF में सबसे ज्यादा, फिर HCl में, फिर HBr में, और सबसे कम किसमें हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर, HI में हो जाएगा। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहला एप्लीकेशन पोलैरिटी को बताने में हुआ। पोलैरिटी से ही पता लगता है आयनिक कैरेक्टर के बारे में। अब जरा देख लीजिए, एक एटम कांस्टेंट था, दूसरा बदल रहा था, तो एक वैल्यू कांस्टेंट है, दूसरी बदल रही है, तो बदली हुई वैल्यू में जो अधिकतम होगा उसी के साथ डिफरेंस क्या होगा, अधिकतम होगा। यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता लग जाएगा तो पोलराइजेशन पता लग जाएगा, पोलराइजेशन पता लग जाएगा, आयनिक कैरेक्टर पता लग जाएगा। यानी कि पहला एप्लीकेशन जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किया वो पहला एप्लीकेशन हमने किया टू प्रेडिक्ट द पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर। यहां से बहुत बातें आ जाएंगी जो आपको आज तक कभी सुना भी नहीं होगा आपने। पहली बात तो ये आ जाएगी कि आयनिक कैरेक्टर जो निकाला जाता है वो केमिस्ट्री में बहुत डीप बात है। आयनिक कैरेक्टर निकालने के दो मेथड हैं। एक तो है जो है थ्योरेटिकल मेथड है, थ्योरेटिकली, और दूसरा प्रैक्टिकल मेथड है। प्रैक्टिकल मेथड और थ्योरेटिकल मेथड में अंतर क्या है? थ्योरेटिकल मेथड के हिसाब से आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है 16 del En प्लस 3.5 del En का स्क्वायर, ये है उसका फॉर्मूला। और प्रैक्टिकली जो निकाला गया उसमें वैज्ञानिकों ने एक ग्राफ के बारे में पढ़ा। वो ग्राफ कैसा था? वो ग्राफ कुछ ऐसा था, यानी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की, ग्राफ ही अपने में क्वेश्चन है कि बीच में ग्राफ खींचा गया, तो उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू थी 1.7% तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर था लगभग 50%। इस पे भी मैं आपको बता देता हूं कि जब डेल En लगभग 2.1 होता है तो आयनिक कैरेक्टर कितना आ जाता है, लगभग 50% आ जाता है। यानी अगर डेल En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहीं 2.1 से ज्यादा हो रहा होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 50%। और कहीं अगर डेल En 2.1 से लेस हो रहा होगा यानी लेस देन 2.1 तो वहां आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, लेस देन 50%। और जब आयनिक कैरेक्टर ग्रेटर देन 50% है तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन 50%। और यहाँ आयनिक कैरेक्टर लेस देन 50% है तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 50% हो जाएगा। यानी कि आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है, थ्योरेटिकल पूछ रहा है या प्रैक्टिकल पूछ रहा है। थ्योरेटिकली पूछेगा तो कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट होता है हमेशा इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? आयनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू 16 del En प्लस 3.5 del En का स्क्वायर होता है। यहां से हम बातों को जान सकते हैं। और दूसरा है थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली यहां भी यही बात सेम कर दीजिए, क्या कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था del En 1.7 तो आयनिक कैरेक्टर था कितना, 50%। ये कैसे है, प्रैक्टिकली। अगर del En ग्रेटर देन 1.7 हो जाएगा तो
तो आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, आयनिक करेक्टर ग्रेटर देन 50% हो जाएगा। अगर डेल EN लेस देन 1.7 हो गया तो आयनिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, लेस देन 50% हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। अगर मैं आपसे बोलूं तो आगे अगर चलेंगे और हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आगे एक बात और जान लेना कि पानी के अंदर वही बॉन्ड टूटता है जो मोर पोलर होता है। ये बात तुम अच्छे से जानते हो तो अच्छी बात, नहीं तो जान लो। जैसे अगर हमसे बोलता है कि कोई स्पीसीज है M, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, कोई है A उसका है 2.4, कोई है Z उसका है 2.3, और हमारे पास दो बॉन्ड है, एक है M और A के बीच में, एक है M और Z के बीच में। पूछ रहा है पानी में कौन सा बॉन्ड ज्यादा टूटेगा, तो जरा देख लेना M और A में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता लगाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस M और A में कितना हो जाएगा, 0.3 का, और M और Z में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.2 का। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वही बॉन्ड मोर पोलर होगा, और जो बॉन्ड मोर पोलर होता है वही पानी में टूटता है। पानी में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो बॉन्ड मोर पोलर होता है। यही कारण है जैसे CH3 CH2 OH है, तो अब यहां आपको चेक करना पड़ेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पानी में टूटेगा या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पानी में टूटेगा। तो आप जानते हैं ये बेस होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ के रिलेटिवली क्या होता है, ज्यादा, और साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। यानी आप एक बात जानते रहिए मोटे तौर पे कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वही बॉन्ड पानी के अंदर टूटेगा, बाकी सारे बॉन्ड पानी के अंदर उसी ऑर्डर में तोड़ दीजिएगा। यानी कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उसमें पोलरिटी ज्यादा, और जिसमें पोलरिटी ज्यादा उसका पानी में टूटने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। आगे अगर मैं आपको कुछ समझाऊं, कुछ बताऊं तो आप ध्यान देना उसको काफी अच्छे से। जैसे मैं लिखता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लिखता हूं, तो बेटा यहां पे जरा देखना, अगर मैं लिथियम के नीचे आ जाऊं सोडियम, और सोडियम के बाद आगे चलूं, यानी सोडियम के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो यहां जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से इंक्रीज करती है। किससे इंक्रीज करती है, 0.5 से। और यहां जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.3 से इंक्रीज करती है। अब 0.5 से इंक्रीज करेगी तो मैं बता देता हूं, इसका 4 होता है तो इसका 3.5 होगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2.5, और इसका 2, इसका 1.5, और इसका लगभग 1 हो जाएगा। जब हम यहां आएंगे तो यहां से यहां आने पे 0.1 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, यानी इसका 0.9 हो जाएगा। फिर 0.3 से बढ़ाते जाओ तो ये इसका कितना हो जाएगा, 1.2, इसका 1.5, 1.8, 2.1, और इसका कितना हो जाएगा 2.4, और इसका कितना हो जाएगा क्लोरीन का लगभग इसका 2.1, 0.3 बढ़ेगा 2.4, और सल्फर के बाद इसका यहाँ पे जो होता है ये लगभग 3.2 होता है एक्चुअल में, यानी कि 0.3 से थोड़ा ज्यादा का इंक्रीज होता है। फिर भी आप इसको अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ इंक्रीज कितने का हो गया, 6 और 2.8 का इंक्रीज हो गया सल्फर के बाद। बाकी पूरे में कितने का होता है, 0.3 का। वैसे ये बात काफी मेहनत से निकाली गई बात है, जान पाओ तो अच्छी बात, नहीं जान पाओ तो और अच्छी बात। और इंपॉर्टेंट बात तुम बता दे, हाइड्रोजन और फास्फोरस, इन और जो है हाइड्रोजन फास्फोरस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में क्या होती है, लगभग बराबर 2.1 हाइड्रोजन और फास्फोरस की लगभग बराबर होती है। दूसरा कार्बन की और सीजियम की और आयोडीन की, इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में लगभग बराबर होती है। और तीसरा बात मैं बता दूं, नाइट्रोजन की और क्लोरीन की, इनकी भी लगभग 3 होता है। इसका हम लेते हैं 3.2, और नाइट्रोजन का जरा देख लीजिए कितना है, 3। तो हम इनको दोनों को लगभग बराबर कितना ले देते हैं, 3 के। कार्बन, सीजियम और आयोडीन, इनकी भी लगभग ली जाती है 0.7 के बराबर
इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में क्या होती है, लगभग बराबर। ये कुछ डाटा बेस्ड बातें हैं, जब इनको ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे। यहाँ से यहाँ गया 0.4 का इंक्रीज हुआ, डाउन आया 0.1 का, लेफ्ट टू राइट गया तो 0.3 का इंक्रीज हुआ। बट सल्फर के बाद जो जंप होता है वो 0.3 से थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये कुछ बातें मैंने आपको बता डाली। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी जरा आप ध्यान से देख लो और उनको फटाफट कर डालो। सबसे पहला जो क्वेश्चन का फॉर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरह से, जैसे कि बन जाएगा बाबा अली कहे शिव जी, या दूसरा बन जाएगा कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फास्फोरस, या तीसरा बन जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस और ऑक्सीजन और सल्फर। इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने को बोलेगा। ध्यान रख लेना, ये है ऐसी स्थिति है। ये किसके हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस में सिखाया था, थर्ड पीरियड के। ये किसके हैं, सेकेंड पीरियड के। तो साइज किसकी, थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है, किसके साइज से, सेकेंड पीरियड के। अगर साइज ज्यादा होगी यानी कि एल्युमिनियम और सिलिकॉन बड़ा है किससे, बोरॉन और कार्बन से। तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन में कौन बड़ा, एल्युमिनियम बड़ा सिलिकॉन से और बोरॉन बड़ा कार्बन से। तो जो बड़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यानी कि ये हो गया साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसकी साइज सबसे छोटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, यानी कार्बन, फिर बोरॉन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम। ठीक वैसे यहां कर दीजिए। यहां पर जरा देखिए, साइज में अगर हम रखेंगे तो सिलिकॉन और फास्फोरस बड़ा होगा कार्बन और नाइट्रोजन से। सिलिकॉन और फास्फोरस में कौन सबसे बड़ा होगा, सिलिकॉन बड़ा होगा फास्फोरस से, कार्बन बड़ा होगा नाइट्रोजन से। अब जरा ये हो गया साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम जानते हैं कि साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलरली यहां भी कर देंगे। हम जानते हैं कि फास्फोरस और सल्फर बड़ा होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। फास्फोरस बड़ा होगा सल्फर से, नाइट्रोजन बड़ा होगा ऑक्सीजन से। ये हो गया साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा और सल्फर का फास्फोरस से ज्यादा। पहला तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिगार्डिंग। दूसरा कुछ क्वेश्चन हम आपको ऐसा बता देते हैं जो थोड़ा लीक से हट के बात करेगा, और लीक से हट के बात करेगा तो हमको उसको जानना शायद हमारे लिए काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं उसको जरा आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, अगर हमसे कह दे कि इफ, कहता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी स्पीसीज की है x और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी स्पीसीज की है y और उसी स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है z। तो कह रहा है कि x, y और z में करेक्ट रिलेशन बताओ। पहला ऑप्शन दिया है हमको 2z माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दूसरा ऑप्शन दिया है 2x माइनस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तीसरा ऑप्शन दिया है 2y प्लस x प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और चौथा ऑप्शन दिया है 2y प्लस 2z माइनस x इक्वल्स टू 0। मैं जानता हूं कौन है, हमको मालूम है कि मुल्किन है जो रिलेशन देगा, क्योंकि मुल्किन बोलता है कि मुल्किन स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिवाइड बाय 2 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना दिया हुआ है, z दिया हुआ है। तो z इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी 2z माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो हमको दे रहा है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, वो भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देता है, कहता है कि x और x इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1 एंगस्ट्रॉम और जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कहता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है x का और कार्बन का दिया हुआ है। x का देता है 3 और कार्बन का देता है कितना, कार्बन का देता है 2। तो कहता है कि Cx का बॉन्ड लेंथ पता लगाओ।
तो याद करो जब मैंने तुम्हें एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था तो हमने बताया था कोवैलेंट बॉन्ड दो स्थितियों में निकाले जाते हैं, एक तो जो है होमो एटम्स के बीच, एक हेटेरो एटम्स के बीच। तो यहां जब CH की बात कर रहा है तो हेटेरो एटम के बीच कह रहा है, और उस स्थिति में बॉन्ड लेंथ ऑफ CH हमने आपको बताया था, फॉर्मूला आपको दिया था कि RC प्लस RX माइनस 0.09 इंटू डेल EN। ये फॉर्मूला मैंने आपको एटॉमिक रेडियस में बताया था। अगर RC यानी कि रेडियस ऑफ कार्बन में पता लगाएंगे बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 1.54 डिवाइड बाय 2। बॉन्ड लेंथ का आधा ही तो रेडियस कहलाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 0.9, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बड़े में से छोटे को घटा दोगे 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, 214 1 15 और 214.77 0.50 और माइनस 0.09, यानी कि इसको कर दोगे तो 7 और 7 5 12 1.27 माइनस 0.09 है 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 1 10 और 7 17 8 हो गया ये, और ये 1 बचा, यानी 1. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हम 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 10 और 10 8, बिल्कुल करेक्ट है, 1.18 के अप्रॉक्स आ जाएगा। यानी कार्बन और X के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा दिस इज नथिंग बट 1.18 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप आज के लिए इतना पर्याप्त है, और उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको कुछ फायदा होगा। किसी भी तरह की आपकी क्वेरीज रहती हैं तो आप जो है इसको हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के इसको आप जो है पूछ सकते हैं हमसे। और बेटा साथ साथ आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन ही है मेरे पास, अगर आप चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज जो कि केमिस्ट्री विजार्ड नाम से, उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम की सीरियसनेस को देखते हुए एक बेहतरीन सा टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स ऑर्गेनाइज कराए हैं। क्रैश कोर्स की जो सीटें थी हमारे यहाँ रिक्वायर्ड वो फुल हो चुकी हैं। टेस्ट सीरीज में जो सीटें हैं वो अभी सेकेंड फेज के लिए स्टार्ट होने वाली हैं, उसमें 2 से 3 दिन रिमेनिंग बचे हुए हैं। उसमें अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में आप जाकर के अपने आप को इनरोल करा सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से इवेलुएट कर सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।